हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का अथवा का क पार्ट। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों के नाम लिखिए तथा इन्हें परिभाषित भी कीजिए। तो जो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों के जो नाम होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जो पहला हम कहते हैं वह होता है दिक्पात कोण, और दूसरा हमारा होता है नति कोण, और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यह होते हैं हमारे तीनों के तीनों चुंबकीय तत्वों के नाम। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व इस प्रकार से होते हैं। तो हम इन्हें परिभाषित करते हैं। पहला आता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण होता है कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। और सामान्यतः इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा से। किस किस के बीच में होता है? हमने कहा भौगोलिक यामोत्तर, गौलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण। बीच बना कोण ये हमारा क्या होता है? दिक्पात कोण होता है। ये होता है दिक्पात कोण। दूसरा है नति कोण। नति कोण का अर्थ होता है कि पृथ्वी में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। हमने कहा मान लेते हैं किसी स्थान पर यह क्षैतिज है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से है। चुंबकीय क्षेत्र को आप जानते हैं बी से, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ई यानी कि अर्थ का, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका इस क्षैतिज के साथ, ये जो हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज दिशा है, इसके साथ ये जो कोण बनता है जिसे हम थीटा कहते हैं, यही कोण हमारा क्या होता है? नति कोण होता है। ये हमारी कौन सी दिशा है? क्षैतिज दिशा। तो परिभाषा क्या देंगे कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, नति कोण का मान अलग अलग स्थानों पर, पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो नति कोण का मान अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। ध्रुवों पर जो नति कोण का मान है, आप ये भी ध्यान रखना, ध्रुवों पर नति कोण बराबर होता है 90 डिग्री, और जो हमारी निरक्ष होती है, निरक्ष पर नति कोण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन दो बातों को भी आपने ध्यान रखना है। तो दिक्पात कोण भी आ गया, नति कोण भी आ गया, परिभाषा लिख सकते हैं। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इसी वाले डायग्राम में हम देखें तो क्षैतिज घटक कैसे निकालेंगे? हमने इस बिंदु पर यहां से एक लाइन ऊर्ध्वाधर खींच दी, ये हमारी क्षैतिज है। तो इस बीई के दो घटक कर रहे हैं। एक हमने इस पर, इस बीई से यहां पर लंब डाला, एक ये घटक बन गया। एक बीई से ऊर्ध्वाधर दिशा में लंब डाला, ये घटक बन गया। तो यह जो घटक बनता है इसको हम कहते हैं क्षैतिज घटक, जो कि होता है बीई कॉस थीटा। और यह वाला जो घटक होता है तो ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम कहते हैं बीई साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं बीई के दो घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक, जिसे हम H यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, H से प्रदर्शित करते हैं। और H का मान क्या है? बीई कॉस थीटा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, इसलिए इसको V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान क्या आ गया? बीई साइन थीटा, जिसे हमने यहां प्रदर्शित करा हुआ है। तो यह हमारे आ गए। अब यदि हम यहां से बीई का मान इन दोनों पदों में निकालना चाहें तो हम कहते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर योग करने पर। तो यदि योग कर दिया जाए
तो इसका वर्ग हो जाएगा एच स्क्वायर और इसका बाएं पक्ष का वर्ग हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग हो जाएगा बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग हो जाएगा बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, बी ई स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर की ओर क्या है एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो एक के बराबर होता है, ये हमारा मैथ्स का फार्मूला होता है। तो यहां से हमारा निकल गया बी ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख लेंगे बी ई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एक तो हमें यहां से ये फार्मूला मिल गया। सेकंड, यदि हम थीटा का मान भी निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो भाग दे दें तो ये आ जाएगा एच अपॉन नहीं 2 में 1 का भाग देना है तो ये आ जाएगा वी अपॉन एच बराबर बी ई साइन थीटा बटे बी ई कॉस थीटा। तो बी ई से बी ई कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स वी अपॉन एच के बराबर होगा। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने आपको कहा था ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि थीटा का मान। तो लिखेंगे ध्रुवों पर चूंकि थीटा का मान क्या है 90, तो समीकरण 1 तथा 2 में रखें तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बराबर आप देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो h की वैल्यू तो क्या आ गई 0 और v की वैल्यू साइन 0 में 0 होती है 90 में 1 होती है, साइन थीटा का मान यदि 90 रखें तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि v का मान किसके बराबर आ जाएगा बी ई के बराबर आएगा। ये कहां पर आएगा ध्रुवों पर और निरक्ष पर हम लिख सकते हैं जो दूसरी स्थिति में होगा उस पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे हमने यहां पर कहा 0 डिग्री। यह मान अब इन दोनों में रखें तो cos की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि h का मान बी और साथ में जब यहां रखेंगे 0 थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपको यह बातें भी क्या करनी पड़ेगी बतानी पड़ेगी। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में अथवा का ख खंड विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक को नाम लिखिए। दो कारक बताने हैं। पहली बात, विद्युत चुंबक होता क्या है। विद्युत चुंबक का अर्थ है कि यदि किसी परिनलिका पर कोई तार लपेट दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम जानते हैं वो एक वैद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह धारा का चुंबकीय प्रभाव में हमने इसको पढ़ा था। जब किसी चालक में धारा बहती है तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो धारावाही परिनलिका एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसका इस्तेमाल काफी स्थानों पर किया जाता है। सबसे हम कहते हैं जो इजी वे है वो हमारी किताब में जो है वो है ट्रांसफार्मर में भी विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा विद्युत चुंबक बनाने का जो उपयोग होता है वो क्रेनों में उपयोग किया जाता है। विद्युत बड़े बड़े लोहे को उठा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए भी विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। तो बात आती है कि विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकत्व में चुंबकन और विचुंबकन यानी कि उस पदार्थ को या परिनलिका में धारा भेजना और उसे चुंबक में परिवर्तित कर देना और फिर उसके भीतर से उससे धारा को हटा लेना और उसको विचुंबकित कर लेना, इस प्रोसेस को बार बार अप्लाई किया जाता है। और हम परिनलिका के अंदर एक कोई धातु की क्रोड रख देते हैं, तो उस क्रोड में क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्योंकि वही एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पहली बात हमने कहा विद्युत चुंबक के लिए प्रयुक्त क्रोड की पहली बात तो धारणशीलता अधिक होनी चाहिए।
अधिक धारणशीलता होनी चाहिए, दूसरी कम निग्राहिता होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए। धारणशीलता का अर्थ होता है कि उस पे हम धारा प्रवाहित करके उसको कितने शक्तिशाली रूप में हम कह सकते हैं उसके अंदर चुंबक का गुण ला सकते हैं। और निग्राहिता का अर्थ होता है कि पूरे का पूरा धारा को हटा लेने के बाद भी उसके अंदर जो चुंबक का कुछ गुण शेष रह जाता है वो निग्राहिता, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर या विपरीत दिशा में क्षेत्र लगाने पर जो हम कहते हैं कि उसके भीतर का चुंबकत्व का गुण नष्ट किया जाता है, उसे हम कह देते हैं निग्राहिता कहते हैं। तो धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, और तीसरा भी हम कह सकते हैं कि उसका जो शैथिल्य वक्र का जो क्षेत्रफल होना है वो कम होना चाहिए। शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल न्यून होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, क्योंकि यदि शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल न्यून नहीं होगा तो चुंबकन और विचुंबकन के प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा वो क्या कर लेगा, वेस्ट कर लेगा, खर्च कर देगा, जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबक के लिए जो प्रयुक्त क्रोड होती है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। यह क्या करेगी, चुंबकशीलता को, विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को प्रभावित करती है। तो क्या हमने कहा, धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से स्नेल के अपवर्तन नियम को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आता है हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, जब हमने आपको थ्योरी कराई थी तो वहां बताया था, हाइगेंस ने फर्स्ट टाइम यह बताया था कि प्रकाश जो होता है वह तरंगे होती हैं, वह कणियों के रूप में आगे नहीं चलता बल्कि वो तरंगों के रूप में आगे चलता है। और इस सिद्धांत में जो न्यूटन के द्वारा, बाकी साइंटिस्टों के द्वारा जो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं बाधा प्रस्तुत की गई थी वो यह थी कि यदि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हम जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक निर्वात स्थान है जहां पर कोई माध्यम नहीं है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कैसे आता है। तो हाइगेंस ने इस प्रश्न को उत्तर इस प्रकार से दिया इसका, कि उसने कहा कि हर स्थान पर एक ऐसा माध्यम स्थित है जिसको कि उसने ईथर नाम दिया, जिसका कि घनत्व तो बहुत कम होता है और उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। और यह माध्यम जो ईथर है वह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, और जो प्रकाश है वह इस ईथर वाले माध्यम में बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। और यही प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा करके किसी मानव नेत्र पर पड़ता है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो एक तो सिद्धांत हाइगेंस ने यह प्रस्तुत किया था। दूसरा, हाइगेंस ने जैसे जिसको कि हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, उस सिद्धांत के यदि हाइगेंस की चर्चा की जाए तो उसके अनुसार हाइगेंस कहता है कि जब कोई किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत से तरंग संचरित होती है, संचरित मतलब आगे निकल रही है, जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न कण कंपन की कलाओं में होते हैं, यानी कि माध्यम के विभिन्न कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अब यदि किसी क्षण माध्यम के किसी स्थान पर एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हो, तो इसको हम नाम देते हैं तरंगाग्र। तो इसके सिद्धांत में पहला तो नियम आता है जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां से आप तरंगाग्र की परिभाषा दे सकते हैं कि तरंगाग्र किसी तरंग संचरित होने वाले माध्यम के पृष्ठ पर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कलाओं में होते हैं, इसे हम तरंगाग्र कहते हैं। हाइगेंस ने इसी के बाद द्वितीयक तरंगिकाओं का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो दूसरा नियम इसका था वो था द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी भी तरंगाग्र पर स्थित
जो सभी माध्यम के कण होते हैं वह अपने आप में एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और वह सभी संभव दिशाओं में नई तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं और इन तरंगिकाओं को उसने नाम दिया द्वितीयक तरंगिकाएं। तो मेरे ख्याल से तरंगाग्र भी आपको समझ में आ गया और तरंगिकाएं भी समझ में आ गया। तीसरे नियम में यह कहते हैं, जो तीसरा नियम है कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं से निकलने वाली जो तरंगे हैं, यदि उन पर एक पृष्ठ की रचना करें, जैसे हमने तरंगाग्र में कहा था कि माध्यम के सभी कण समान कला में, उसी प्रकार यदि द्वितीयक तरंगिकाओं से आगे हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे तो उस पर माध्यम के जो सारे के सारे कण होंगे वो कंपन की समान कलाओं में होंगे और वो अगली तरंगिकाओं को हम कह सकते हैं प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से हम कहते हैं हाइगेंस ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। आप चाहें तो मुख्य रूप से ये दो ही लिख सकते हैं, एक तरंगाग्र की परिभाषा और एक है द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा। इन दोनों को लिख लीजिएगा और साथ ही यह बता दीजिएगा कि हाइगेंस ने सर्वप्रथम यह प्रस्तुत किया था जो प्रकाश है वो तरंग है, वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का वो था कि इस नियम की सहायता से स्नेल के अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना है। तो अब हम ले रहे हैं स्नेल के अपवर्तन का नियम। स्नेल के अपवर्तन के नियम को यदि हम यहां प्रयोग में लाएं तो हम सबसे पहले एक पृष्ठ ले रहे हैं। इस प्रकार से हमने पृष्ठ लिया और मान लेते हैं इस पर इस तरीके से एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है। तो तरंगाग्र हमने कहा इस प्रकार से है। इस तरंगाग्र का यह वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बिंदु है और यह वाला जो बिंदु है यह बिंदु है बी। और हम जानते हैं कि यदि ये ए बी एक तरंगाग्र है तो इसके लंबवत यदि हम ये एक रेखा खींचे तो यह एक किरण को प्रस्तुत करती है और तरंग संचरण की दिशा को भी प्रस्तुत करती है। साथ ही हम कहते हैं कि मान लेते हैं यह वाला माध्यम है पहला माध्यम, जबकि इधर वाले माध्यम को हम कहते हैं द्वितीयक माध्यम। द्वितीय माध्यम, मान लेते पहले माध्यम में तरंग की चाल है v1 और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल है v2। अब क्योंकि ये तरंगाग्र इस प्रकार से आपतित हुआ है कि इसका ए सिरा इस जो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का तरंगाग्र का जो हम कहते हैं सीमा रेखा है, जो तल है, उस पर आपतित हो रहा है, उसका ए सिरा पहले। तो हम कहते हैं कि इस पर यदि एक लंब खींच दिया जाए, इस प्रकार से एक लंब खींच दिया जाए तो यह वाला जो कोण होता है इस कोण को हम नाम दे देते हैं आई कोण। यह हमारा आई कोण है और यदि यह आई होगा तो हम गणितीय नियम से निकाल सकते हैं यह वाला अभी क्या होगा, कोण आई होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यह वाला कोण यहां से यहां तक की भुजा, ये वाला पूरा कोण क्या है 90 और ये वाला कोण भी क्या है 90। तो यदि यह आई होगा तो यह भी आई होगा क्योंकि बीच का हिस्सा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यह हमारा कोण आई हो गया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये वाला बी वाला बिंदु टी समय के बाद इस पर आपतित होता है। यह आपतित हो गया इस बिंदु पर और इस बिंदु को हम नाम दे दिया हमने बी डैश। इस बी बिंदु को बी डैश तक पहुंचने में मान ले रहे हैं जो समय लग रहा है वो मान लेते हैं टी समय लिख रहा है। तो लिख भी लेते हैं, माना बी को बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, टी समय लगता है। तो जितने समय पर बी बिंदु बी डैश पर पहुंचता है उतने ही समय पर ये ए बिंदु आगे की ओर निकलेगा। तो यह मान लेते हैं इस तरीके से आगे की ओर निकल गया यह वाला बिंदु। तो जितने में बी बी डैश पर पहुंच रहा है ठीक उतने ही समय पर मान लेते हैं ए कहां पहुंच गया, ए डैश पर पहुंच रहा है। यहां पर हमने ये बिंदु क्या नाम दे दिया, ए डैश पर पहुंच गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि टी समय पर माध्यम एक, या प्रथम माध्यम लिख लेते हैं,
प्रथम माध्यम में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या है, बी बी डैश, बी बी डैश। और हम सूत्र जाते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो माध्यम की चाल कितनी होगी v1 और समय कितना है t। ठीक इसी प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार t समय पर द्वितीय माध्यम में चली गई दूरी, तो दूसरे माध्यम में कितनी दूरी चलेगा, ए डैश है मान लेते हैं, तो ये ए डैश बराबर वही चाल गुणा समय, तो दूसरे माध्यम पे चाल कितनी है v2 और समय तो कितना है t ही है। तो इतना हमने इसको काम कर लिया। अब हम साथ में ये कह रहे हैं कि आप ए डैश का हम क्या करते हैं, दूरी भरते हैं प्रकार में और एक यहां पर एक चाप लगा लेते हैं जो ए डैश पर काटता है। अब हम बी से इस ए डैश को मिला लेते हैं, तो ए से बी डैश के बीच में जो अलग अलग किरणें आ रही होंगी इस तरंगाग्र की, वह अलग अलग समय पर इन बिंदुओं पर क्या होंगी, आपतित होंगी। हम कह रहे हैं कि यदि इस पर भी एक अभिलंब खींच लिया जाए और मान लेते हैं ये तरंगाग्र, जिस प्रकार ये तरंगाग्र आगे बढ़ा वैसे यह तरंगाग्र भी आगे बढ़े। हम कहते हैं यदि यह वाला कोण अपवर्तन कोण हो r, तो यह वाला कोण भी अपवर्तन कोण r को ही प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने यहां बताया था ये i होगा, ये i होगा, वैसे ये r होगा, तो यह भी r ही होगा। तो अब हम यहां पर ले रहे हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज है ये वाला, यहां पर समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश से, तो लिख लेते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश से। तो साइन आई का मान निकालें, हम लिखते हैं साइन आई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है बी बी डैश, लिखेंगे बी बी डैश बटे नीचे क्या गया ए बी डैश, ए बी डैश, ये आ गया हमारा। और बी बी डैश किसके बराबर है, v1 इंटू टी के बराबर है, तो लिख लेते हैं ये आ गया v1 इंटू टी, और बटे नीचे लिख लेते हैं ए बी डैश, ए बी डैश को ए बी डैश ले लेते हैं, यह मान लेते हैं यह है समीकरण 1। इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, अब की बार ये वाला समकोण है, तो ए डैश बी डैश से, तो लिख रहे हैं ए डैश बी डैश से। तो ये कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई लंब, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, तो इसमें भी यदि निकालें ये हो गया साइन आर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या आ गया ए डैश, ए डैश बटे कर्ण क्या हो गया ए बी डैश, लिख लेंगे ए बी डैश। तो अब यदि हम ए डैश का मान यहां से रखें, ए डैश बराबर है v2 इंटू टी, तो लिख लेंगे v2 इंटू टी और बटे ए बी डैश, यह हमारी कौन सी होगी समीकरण, मान लेते हैं 2 हो गई। तो स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, तो हम इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो भाग दें तो यह आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर, यह आ गया साइन आई और यह आ गया साइन आर, साइन आई है तो यह आ गया v1 टी, v1 इंटू टी बटे ए बी डैश बटे ये वाला आ जाएगा दूसरा v2 इंटू टी बटे ए बी डैश, तो ए बी डैश से तो ए बी डैश कट गया, टी से टी कट गया, तो ये क्या गया v1 अपॉन v2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 बटे v2, और यह क्या होता है नियतांक होता है, और इसको हम माध्यम का क्या कह देते हैं अपवर्तनांक कह देते हैं। और यही हमारा क्या होता है स्नेल का नियम होता है या अपवर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक
होता है। तो इस प्रकार से हम हाइगेंस के सिद्धांत को और उसकी सहायता से अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा पार्ट। ये हमारा अथवा है। इसके अनुसार क खंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पहला क खंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय क्रांतिक कोण के बारे में बताया था। हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम पे प्रवेश करता है और यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण वह कोण है जिसमें कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाती हुई किरण अपवर्तन के पश्चात 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ है कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जा रही हो और उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो निश्चित रूप से अब की बार क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा और अब वह क्या होगी, अपवर्तित न होकर के पहले ही माध्यम पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे, सघन माध्यम से विरल माध्यम पे प्रवेश नहीं करती, अपितु सघन माध्यम पर ही वापस आ जाती है, अर्थात उसका परावर्तन हो जाता है, उसका अपवर्तन नहीं होता। और इसी घटना को हम नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम पे प्रवेश करती है और यदि सघन माध्यम में उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो प्रकाश किरण का दूसरे माध्यम पे अपवर्तन नहीं होता बल्कि वह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है और इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये तो बात आ गई। अब दूसरी बात आती है इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो लिख लेते हैं आवश्यक शर्तें। तो आवश्यक शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो यह होनी चाहिए कि प्रकाश किरण कहां से जाए, सघन से विरल माध्यम पे जाए, विरल माध्यम पर जाए। और दूसरा हम कहेंगे कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं इंग्लिश में, क्रांतिक कोण से अधिक हो। यदि कोई प्रकाश किरण इन दो शर्तों का पालन करेगी तभी उस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। यदि इन दोनों में से एक भी शर्त हमारी फेल होती है तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहला नियम है सघन से विरल में जाए। अगर उल्टा हो गया, विरल से सघन में जाएगी तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूसरी बात, यदि आपतन कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तो भी प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाएगा, परावर्तन नहीं होगा, अर्थात वहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट देखें। इसका ख खंड है। इसके अनुसार कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कहने का अर्थ इसका यह है, कोई एक टैंक इस प्रकार से है और यहां से लेके यहां तक की जो कुल है ऊंचाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर
हम कह सकते हैं ये एक सूक्ष्मदर्शी है, उससे देखने पर कोई सिक्का जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तली पर पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर दिखाई देता है, अर्थात ये उसकी आभासी गहराई हुई। और आभासी गहराई का मान है 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर। वो सिक्का हमें यहाँ दिख रहा है, तो कहते हैं जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम सीधे सूत्र जानते हैं, चूंकि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है h/h के, जहां h क्या होती है, वास्तविक गहराई। h क्या है, वास्तविक गहराई का मान है 12.5 सेंटीमीटर, और आभासी गहराई h' का मान कितना दे दिया, 9.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सिक्का हमें इतनी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का मान यहां पर रख दिए जाए तो ये आ जाएगा 12.5 बटे 9.4, और डिवाइड करते हैं तो हमारा मान आता है 1.33। इसका अर्थ है, जो उसने पूछा है कि जल का अपवर्तनांक क्या है, तो हम कहेंगे जल का जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष वो 1.33 होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सैंपल पेपर जो हमारा सेकंड था उसको कंप्लीट किया है। आप इसके सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस प्रकार के सैंपल पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये हमने किसी ना किसी बोर्ड के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसी में से लिया गया है ये, तो यदि आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो निसंदेह आपके जो मार्क्स होंगे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे आएंगे, 95+ जरूर आएंगे यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।